दंगल का। वक्फ कानून लागू होने के बाद पहली बार किसी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए कानून का जिक्र किया है और इसके बहाने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। हरियाणा के हिसार में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने एक और जहां वक्फ कानून में बदलाव को बेहद जरूरी बताया, तो वहीं तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी को घेरा है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए 2013 में वक्फ कानून में संशोधन किया और इसके जरिए बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी कर दी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर ईमानदारी से वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल किया गया होता तो मुस्लिम नौजवानों को गुजर बसर करने के लिए पंक्चर नहीं बनाना पड़ता। उधर पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस पिछले 36 घंटे के दौरान शांति का दावा कर रही है, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। आज भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जोरदार हंगामा हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसके बाद पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ गई। उधर हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में अपना घर बार छोड़ने वाले लोग अभी तक मालदा के एक स्कूल में पनाह लिए हुए हैं। दंगाइयों के निशाने पर आने के बाद इन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया था। पीड़ितों के पलायन को लेकर ममता बनर्जी बीजेपी के निशाने पर हैं। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने वक्फ कानून में बदलाव किया था? क्या वक्फ के नाम पर जमीनों की लूट का काम चल रहा था? क्या वक्फ बोर्ड ने ठीक से काम किया होता तो आज मुस्लिम युवाओं की स्थिति कुछ और होती। ज्यादातर मुस्लिम युवा पंक्चर बनाने का काम नहीं करते। सवाल यह भी है कि बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर दंगे की छूट ममता सरकार में क्यों दी जा रही है? क्यों लोगों को, खासतौर से हिंदू परिवारों को अपना घर बार छोड़ने के लिए एक जगह से मजबूर होना पड़ रहा है? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वार पलटवार जुबानी बाण कैसे दागे गए हैं एक दूसरे पर, वो सुनिए। इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। इस कानून को ऐसा बना दिया कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की ऐसी की तैसी। इनकी नीयत किसी का भी भला करने की कभी नहीं रही। प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। मौलाना आजाद से लेकर के हकीम अजमल खान से लेकर के डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। आप एक भी टिकट क्यों नहीं देते हैं? आपकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर क्यों नहीं है? प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। वक्फ करने का मकसद ये था जन कल्याण के काम किए जाएंगे, ये हो नहीं रहा था। वक्फ बोर्ड जितने भी स्टेट्स में बने हुए हैं ये सब मकसद से भटक गए थे, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। इरादे खंजर के नेक तो हो नहीं सकते। मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने कितने मुसलमानों को एमएलए बना दिया, कितने मुसलमानों को मिनिस्टर बनाया? आपके इरादे सही नहीं है। तो आने वाला दिन बहुत विस्फोटकारी होगा। वक्फ बोर्ड झारखंड में लागू नहीं होगा। अब क्या कहते हैं कि साहब स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम तो इसको नहीं मानेंगे। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती। और जमात का इन्वॉल्वमेंट है, पीएफआई सिमी का लोग किया है, इसको तुरंत एनआईए को ट्रांसफर कर देना चाहिए। उनकी पार्टी की नुमाइंदे कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और 30% हिंदू, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे कि अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं। तो वक्फ पर विपक्ष का एजेंडा पंक्चर, इसी मुद्दे को लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपको करवा देती हूं। के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के।
निघत अब्बास जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ चुकी हैं। राकेश सिन्हा जी आप संघ विचारक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राज्यसभा के सांसद वारिस पठान जी प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी आप नेता हैं TMC के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और वजाहत काजमी जी आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अब विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि इरादे खंजर के तो नेक नहीं हो सकते, आपने मुसलमानों के लिए क्या भला किया है ये बताइए, उसके बाद पंक्चर की बात कीजिएगा। ये आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर। आप में कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, विधायक के नाम पर भी सूखा पड़ा हुआ है। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो बीजेपी नहीं देती है, तो उसके मुंह से क्या मुसलमानों के हित की बात अच्छी लगती है? ये आरोप है आप पर। देखिए, पहली बात तो मैं चित्रा जी ये कहूं कि हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीति 140 करोड़ भारतीयों का विकास करना और इस देश का विकास करना। हम किसी धर्म विशेष को लेकर कोई बात नहीं करते। सीधा सा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कथन भी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसी नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और आज की वर्तमान मोदी जी की सरकार चल रही है। देखिए, आज जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, और हमसे जनता अपेक्षा भी यही करती है, इसीलिए हमने जितनी भी नीतियां लोक कल्याण की बनाई, चाहे उज्ज्वला योजना है, जनधन योजना है, आयुष्मान भारत है, पक्का मकान की बात देने की बात हो, मुद्रा योजना की बात हो, हर में जो है मुस्लिम गरीब भाई बहनों को सर्वाधिक भागीदारी हुई है, सर्वाधिक लाभ उनको प्राप्त हुआ है। हमने उसमें कोई धर्म विशेष की बात अलग अलग नहीं की। ये बात इसलिए कहनी जरूरी पड़ी क्योंकि ये हमारी जो नीति है कि तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण होनी चाहिए, और संतुष्टीकरण के अंतर्गत जब हम इस योजनाओं को लेकर जनता के बीच बात जाते हैं तो सबको उसका लाभ मिलता है जी। लेकिन आप जब यहाँ पर आज विपक्षी दलों में मुस्लिम तुष्टीकरण की जो चैंपियनशिप की लड़ाई हो रही है, कौन बड़ा मुस्लिम तुष्टीकरण का नीति अपना सकता है, इसीलिए यह हम नहीं कहते, लेकिन कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार किसका? मुसलमानों का। राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। नहीं साहब, मुसलमानों का वर्ड है उसमें, आप चाहे तो मैं फिर वीडियो फिर आपको भी भेज के बता सकता हूँ, मुसलमान वर्ड यूज किया गया है। दूसरी बात, स्वयं उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, और ये बाकायदा इंकलाब में छपा। मैं प्रूफ के साथ दे रहा हूं क्योंकि आप पूछने लगे इसलिए, तो और उसका कोई खंडन कांग्रेस की ओर से नहीं हुआ। आज जो है भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, ये तुष्टीकरण की नीति के लिए ही तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, हलफनामा दिया कोर्ट में जाके। ठीक है, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये सारा नामकरण ये कांग्रेस ने एक तुष्टीकरण की नीति के लिए। और आज वक्फ के समय क्या कहा जा रहा है, मैं इतना कह के समाप्त किया। सपा के लोग क्या कह रहे हैं, साहब हम मुसलमानों के लिए कुर्बानी दे देंगे। ये लाइन है धर्मेंद्र यादव की, आप बयान सुनिए जंतर मंतर, कुर्बानी दे देंगे, खून बहा देंगे हम, जो है मैं कहेंगे तो मैं लाइन पढ़ सकता हूं, अखिलेश यादव की ओर से वो कह रहे हैं, बकायदा ये कोट करते हुए। इसके बाद आज ही जो है एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है कि मुसलमानों के लिए 1 घंटे में संविधान का इलाज कर देंगे। मतलब ये समझ नहीं आता है कि आप केवल मुसलमान 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 क्या चाहते हैं। ठीक है, अब मैं जवाब दे देती हूँ, बाकी लोग भी हैं, आप अपनी बात कर लीजिए। कितनी चरम सीमा पराकाष्ठा तक जाएंगे। निघत अब्बासी आप जवाब दे दीजिए। उनका ये कहना है कि सरकार तुष्टीकरण नहीं, संविधान के आगे कितना जाएंगे, बल्कि संतुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। और निघत, जो बातें प्रधानमंत्री ने कही है कि अगर वक्फ बोर्ड अपने मूल उद्देश्य के लिए काम करता तो भारत में मुसलमानों को गरीबी में जीने और पंक्चर ठीक करने जैसे काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। अगर आज ये स्थिति बनी हुई है मुसलमानों की, गरीब समुदायों की, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। निघत अब्बासी। चित्रा जी, जो खुद को चाय वाला कहकर सत्ता में आए थे, आज बड़ा दुख होता है कि मेहनत कश जो लोग हैं और आज पंक्चर का काम कर रहे हैं, तो उनको नीचा दिखाने का काम देश के उस पटल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा है। जब तक सत्ता के लिए आप चाय के नाम पर चाय बेचकर वोट मांग रहे थे, तब तक तो बड़ा आपको गर्व था। लेकिन अगर कोई गरीब व्यक्ति मेहनत से काम कर रहा है तो आप उस पर तंज कस रहे हैं। लेकिन मान लेते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक समुदाय पर तंज नहीं कस रहे थे, चिंता व्यक्त कर रहे थे।
अब चिंता है तो मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ और लाजमी है कि पिछले 11 वर्षों में बहुत काम करा होगा देश के मुसलमानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्योंकि अगर मैं आंकड़े देखती हूँ तो चित्रा जी कुछ और ही बयां करते हैं और ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2020 से ये रिपोर्ट है, 2020 से अगर हम बात करें 2024-25 तक का जो बजट माइनॉरिटी मंत्रालय का है वो 5,000 करोड़ से घटकर 3,000 करोड़ कर दिया। 38% की कटौती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, मैंने नहीं करी है। जो यूपीए की सरकार में टोटल यूनियन बजट का 0.1% बजट हुआ करता था माइनॉरिटी का, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटकर कुल 0.07% रह गया है। और भी मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम बात करें मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप, जो यूपीए की सरकार में 810 करोड़ का बजट हुआ करता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महज 44 करोड़ रह गया है। और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हुआ करता था एक, जिसमें मुसलमानों के लिए जो स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स उन एरिया में बनाए जाते थे उसमें 66% की कटौती होती थी। और मैं आपके व्यूअर्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में कटौती होती है तो सिर्फ मुसलमानों के लिए बजट में कटौती नहीं होती, जैन के लिए होती है, सिख के लिए होती है, पारसी के लिए होती है, बौद्ध के लिए होती है और जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनके लिए भी होती है। सिर्फ मुसलमानों के लिए माइनॉरिटी नहीं होती। लेकिन फिर भी इन्होंने बड़ी मुझे मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना जो डब्बे में बंद है, के भाई साहब ने गिनवाई और बड़े अच्छे प्रवक्ता, मैं उम्मीद रखती हूँ जवाब देंगे। नई मंजिल, नई उड़ान, पढ़ो प्रदेश, उस्ताद, धरोहर, बहुत सारी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, NEMF स्कॉलरशिप, ये लगातार ये जो स्कॉलरशिप्स है और जो स्कीम्स है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आकर पिछले 11 वर्षों में बंद कर दी गई हैं। ठीक है, ये था मुसलमानों का उत्थान। तो जब आप बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 इंच की जुबान हिला देने से मंच से बहुत अच्छा लगता होगा देश के प्रधानमंत्री को, पर मैं तो सवाल पूछ रही हूँ कि मुसलमानों के लिए आपने क्या करा? आप संतुष्टिकरण करिए ना, मैं तो कह रही हूँ विभाजनकारी राजनीति मत करिए। लेकिन आप ये बताइए मुसलमान आपकी भी उतनी ही है, बाकी लोगों की भी उतनी ही है। इन सब के लिए आपने क्या करा वो बताइए। ठीक है, के शर्मा जी 2 लाइन में आप जवाब दीजिए, उसके बाद राकेश जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। और आंकड़ों पर बात कर देने में फर्क होता है। ठीक है, बोले के शर्मा। मैं इतना ही कहता, मैंने चित्रा जी अपने शुरुआती शब्द ये कहे कि हम किसी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करते, हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए ये मोदी जी की सरकार काम करती है। उसमें हिंदू मुसलमान ढूंढना ये कांग्रेस को मुबारक, ये हमें नहीं चाहिए। लेकिन अभी जो मेरी कांग्रेस की प्रवक्ता जो बातें कह रही हैं, ये पंचा जोड़ने को अपमान कर दिया है, ये हम नहीं कह रहे हैं साहब। यूपीए सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है 2006 में, और यूपीए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने यह बताया कि दलितों से भी बुरा हाल है। ये तो आप ही गाते रहे, तो ये तो पिछले किसने शासनकाल किया था? बिल्कुल। इतना यदि आप आवंटन कर रहे थे, इतना मुसलमानों का आप हित सोच रहे थे, तो दलितों से बुरी हालत कैसे हो गई? स्वतंत्रता के बाद जिन मुसलमानों की स्थिति बहुत अच्छी थी इस देश में, शिक्षा का स्तर इतना था, वो जो है 2006-2008 आते आते तक ये सच्चर कमेटी में इतनी दलित से बुरी हालत कैसे हो? ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आपने केवल उनका तुष्टीकरण करने के लिए लालच देकर वोट लिया। ठीक है, किया कुछ नहीं उनके साथ। जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसीलिए बाकी मेहमान भी उनके पास जाना है। एक ही चीज नहीं किया। ठीक है, आपने हमेशा उनका तुष्टीकरण किया है। ठीक है, ये इसी के सच्चर ऊपर कमेटी की रिपोर्ट जिसका वो हवाला दे रहे हैं, वो तो आप ही की सरकार में आई थी और उसके पहले आप ही की सरकार थी 60 सालों तक, निगहत अब्बासी। तो मुसलमानों की हालत अगर इतनी बुरी रही तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार हुई ना, वो ये आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मैंने सुन लिया, मैंने चित्रा जी सुन लिया कि भाई साहब ने क्या कहा। और जिस सच्चर कमेटी की ये बात कर रहे हैं, उनके तो इन्हीं के दिग्गज नेता राजनाथ सिंह जी ने कह दिया था कि हम ये रिपोर्ट मानते ही नहीं है। कहा था या नहीं कहा था, ऑन रिकॉर्ड है। सुषमा स्वराज जी ने कह दिया था, कहा था या नहीं कहा था, ऑन रिकॉर्ड है। आज के भाई साहब मना कर दे। इन दोनों ने बड़े नेता थे, सुषमा जी तो बहुत ही दिग्गज नेता थी, राजनाथ जी आज भी हैं। तो इनसे जाकर पूछिए कि उस समय इनके बड़े नेताओं ने मना क्यों करा था कि हम सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को मानते ही नहीं। आज जिस कमेटी का हवाला दे रहे। लेकिन 2-3 और सवाल, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पर बात करी, मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर। देखिए, मैंने कहा ना, मैं कान कस के पकड़ती हूँ। ये ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट है।
लगातार इसमें बताया जा रहा है कि कैसे मुस्लिम एनरोलमेंट घट रही है। पिछले 11 वर्षों में बच्चों की हायर एजुकेशन में घटकर 8% से भी ज्यादा हुए, जबकि मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि जो जॉब्स हैं वो मुसलमानों को नहीं दी जा रही हैं, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि सबसे कम जो अच्छी जॉब्स मिल रही हैं वो मुसलमानों को मिल रही है। पिछले 11 वर्षों में जो यूपी की सरकार में मिला को नहीं दी जा रही है जॉब्स, क्या भेदभाव हो रहा है उसके आधार पर आप ये बातें कह रही हैं गतबाजी। अब मतलब कहीं ये ऐसा तो होता नहीं होगा कि मुसलमान है तो उसको नौकरी दे दी जाए और इससे अगर कोई दूसरा इतर है वहां पर तो टैलेंट के आधार पर दिया जाता होगा ना, कि मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है और हिंदुओं को दे दिया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपने जो आरोप लगाए हैं मुझे लग रहा है राकेश जी इसका जवाब देंगे, बारिश भाई भी हमारे साथ है, बाकी लोग भी हैं, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी। राकेश जी वो कह रही है कि मुसलमानों को नौकरी मिलने तक में दिक्कत आ रही है और 10-11 सालों में मोदी सरकार ने क्या किया है मुसलमानों के लिए, पहले वो गिनाए। वो कांग्रेस पार्टी को क्यों कटघरे में खड़ा करती है बीजेपी? देखिए, एक सेकुलर डेमोक्रेसी का सबसे पहला दायित्व होता है कि अपने नागरिकों के बीच संवैधानिक अवसरों में कोई भेदभाव ना हो, और यदि संवैधानिक भेदभाव होता है तो सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद यानी 2014 से लेकर आज तक मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संगठन या कोई तीसरा पक्ष एक घटना का जिक्र करे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर राज्य के स्तर तक परीक्षा में, जिसमें मुसलमानों के साथ मुसलमान होने के कारण कोई भेदभाव हुआ हो, इसके प्रतिकूल 50 मुस्लिम बच्चे संघ लोक सेवा आयोग में, यानी जिसको पॉपुलर रूप में हम IAS IPS की नौकरी कहते हैं, उसमें सफल हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में मुसलमान के सफल हुए हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री मोदी जी ने उठाया है वह आज विमर्श का विषय होना चाहिए, न कि आप 1 और 2 जोड़कर 1+1=3 करने की जो कोशिश करें, वह मोदी जी नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी ने जो कहा है कि देखिए, मुस्लिम समाज में जो सबसे मसावत है, यानी मसावत का मतलब होता है लेफ्ट बिहाइंड, जो पीछे छूट गया, 85% वे लोग हैं जो पीछे छूट गए हैं। ये कौन रह गए? जो मूल रूप से 400 लोग संसद में आए हैं आज़ादी के बाद से, 1952 से चुनाव हुआ, 1952 से लेकर 2024 तक के चुनाव तक 400 मुसलमान जीत कर आए हैं, जिसमें मात्र 60 मसावत के लोग आए हैं, पीछे जो छूट गए हैं। यानी अशरफ जो मुश्किल से 15% हैं, 85% वे लोग हैं जो अर्जाल हैं, अर्जाल जो सबसे निचली श्रेणी निकालते हैं, और अर्जाल हैं, और दूसरा अजलफ है। अजलफ और अर्जाल ये 85% कंस्टिट्यूट करते हैं, जिसे कुरैशी हैं, अंसारी हैं। और इसके लिए मैं बहुत दूर जाने की बात नहीं है, राज्यसभा के पूर्व सांसद अली अनवर ने एक पुस्तक लिखी है मसावत की जंग, जिसे बिरला फाउंडेशन ने छापा था, उसको अवार्ड मिला था। इस पुस्तक के लिखने के कारण, जिस पुस्तक में उन्होंने मसावत की, यानी मसावत की जंग की, ये पीछे छूट गए लोगों की लड़ाई, जो लोग पीछे हाशिए पर उनकी लड़ाई की बात कही, जैसे सामाजिक समानता की बात है, मस्जिदों में उनके साथ भेदभाव की बात है। तो इस 2006 में जब सच्चर कमेटी को अपना बयान दे रहे थे पटना में, तो अशरफ लोगों ने पर अटैक किया। तो कहने का तात्पर्य है, मोदी जी ने जो सवाल उठाया है कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी, उस कम्युनिटी के भीतर, जैसे हिंदू समाज के भीतर दलितों के साथ अत्याचार हुआ, दलितों के साथ भेदभाव हुआ और दलितों के लिए आवाज उठाई, तो मोदी जी ने जो, लेकिन राकेश जी, जब मैं वापस लौटूंगी तो जानूंगी कि बीजेपी अगर मुसलमानों के लिए कोई काम करती है, अच्छे ही काम सही, लेकिन उसको लेकर मुस्लिम वर्ग की एक बड़ी आबादी भरोसा क्यों नहीं कर पाती है? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा बढ़ती हुई चली जा रही है। बंगाल से बड़ी खबर, दक्षिण 24 परगना में एक बार फिर से वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त हिंसा हुई है। जिले के भंगोर इलाके में आगजनी की घटना हुई है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया गया है। बड़ी खबर, प्रकाश सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रकाश, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अलग अलग हिस्सों की लगातार, अभी क्या हालात हैं दक्षिण 24 परगना में? पुलिस की गाड़ियों में फिर आगजनी की गई है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हालात जो है काफी तनावपूर्ण है और सुबह से ही रुक रुक के दक्षिण 24 परगना का जो भांगड़ इलाका है, यहाँ हंगामा हो रहा है। और सुबह हमने देखा था कि पहले पुलिस के साथ भिड़ंत हुई थी, उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और इस वक्त हम सकते हैं कई जो मोटर बाइक है उनमें आग लगा दी गई है, कई गाड़ियों को फूंक दिया गया है। पहले हमने देखा मथुरा में, मुर्शिदाबाद में किसी तरह की घटना, पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दिया गया था। और आज सुबह से ही हम देख सकते हैं वक्त बिल जो विरोध हो रहा है, उसका विरोध की जो आग है वो अब एक और जिले यानी कि दक्षिण 24 परगना फैल गई है।
आज सुबह आईएसएफ के जो कार्यकर्ता थे वो धर्मतला की तरफ कूच कर थे। आह्वान किया गया था कि वक्फ बिल के विरोध में आज प्रदर्शन होगा। तभी हमने देखा कि बसंती रोड का इलाका है। आगजनी करने वाले कौन लोग हैं? देखिए, ये प्रदर्शनकारी है जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं और लगातार विरोध कर रहे हैं। आज इनका कार्यक्रम था और जिस जगह पे इनके रोका गया उसके बाद से ही लगातार हिंसा जारी है। और मैं आपको बता दूं, पहले तो सिर्फ हंगामा हो रहा था, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं आगजनी, यानी कि कई बाइकों को फूंक दिया गया है, पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया है और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो इलाके में तैनात है। यानी कि इस पर हम देख सकते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा के बाद पश्चिम बंगाल का एक और जिला दक्षिण 24 परगना का भांगर इलाका है और सोनपुर इलाका है जहां ये हंगामा हम देख सकते हैं और कई गाड़ियों को फूंका गया है। भारी संख्या में पुलिस बल पे तैनात है, वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं है। यानी कि वक्फ बिल का जो विरोध है बंगाल में लगातार तनाव बढ़ रहा है और आज हम देख सकते हैं फिर से पुलिस की गाड़ियों को और कई बाइकों को यकीनन ये तस्वीरें चिंता पैदा करती हैं। पिछले एक हफ्ते से लगातार नजर डाले वक्फ कानून को लेकर अगर सबसे ज्यादा हिंसा की खबरें कहीं से सामने आ रही हैं तो वो पश्चिम बंगाल। दंगाइयों पर ममता बनर्जी इतनी ममता क्यों बरसा रही हैं? लगाम लगा पाने में क्यों सरकार कामयाब नहीं हो रही है? कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन लगातार अलग अलग हिस्सों में हिंसा बढ़ती हुई चली जा रही है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम चर्चा कर रहे हैं। वारिस पठान जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले स्वयं प्रकाश पुरोहित जी का रुख करूंगी, वजाहत काज़मी जी उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। अब आप टीएमसी के नेता हैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये बताइए ये दंगाई कब मानेंगे, कैसे रुकेंगे? और यहाँ पर आप ही के एक सांसद हैं, मतलब स्थिति क्या हो गई है आप लोगों को? सर, आप मेरा सवाल पहले सुन लीजिए और जरा सुनिए आपके सांसद क्या बोल रहे हैं। वक्फ संपत्ति पर नजर डाली तो आंख निकाल देंगे। टीएमसी सांसद बापी हल्दर ये बयान दे रहे हैं कि अगर किसी ने संपत्ति पर नजर डाली आंख निकाल लेंगे, हड्डियां तोड़ देंगे। ये संपत्ति किसी के बाप की नहीं है, बाप की नहीं है, ये तो सभी को पता है, लेकिन उसमें जो पारदर्शिता की कमी है उसके हवाले से 40,000 लोग जिन्होंने शिकायत कर रखी है और आपके सांसद की ये भाषा है, हड्डियां तोड़ देंगे, आग लगा देंगे, आंख निकाल लेंगे। सांसद भड़का रहे हैं वहां पर भीड़ को। क्यों नहीं माना जाए इस तरह से जो भीड़ उत्पात मचा रही है वहां पर पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में? टीएमसी के नेता उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी देखिए चित्रा जी, एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि जहां भी दंगे हो रहे हैं और कोई भी व्यक्ति अगर लोकतंत्र के अंदर में भड़काऊ भाषण दे रहा है तो ये संविधान उसको अलाउ नहीं करता है। कोई भी व्यक्ति है, अगर वो तृणमूल कांग्रेस का अगर सांसद है तो उसके साथ भी जो उचित कार्रवाई है वो हमारा दल करेगा। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता काउंटर के अंदर में शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांतो मजूमदार हो, इनके नेता अर्जुन सिंह बोल रहे हैं कि हम बिहार से, झारखंड से लोगों को बुला के यहाँ दंगा कराएंगे। आपको क्रोनोलॉजी समझना है कि किस तरह से फरवरी महीने में यहाँ पर मोहन भागवत जी आते हैं, 10 दिनों का कैंप करते हैं और उनका ये एजेंडा है कि बंगाल में जब तक हिंदू मुसलमान आप नहीं करेंगे आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। 2019 में इन्होंने प्रयास किया था, इन्होंने 2020 में दिल्ली में भी चुनाव के ठीक पहले 10 दिन दिलाया था दिल्ली को, और इनके दो बड़े बड़े नेता जो आज कैबिनेट में एक मंत्री भी है। नहीं, दिल्ली के दंगे में बाद में आएगा, पहले आप पश्चिम बंगाल की बात कीजिए ना। लोगों की जान जा रही है वहां पर, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई है, पुलिस की गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जो भी दंगाई हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। किसी भी संगठन से ताल्लुक रखे वो नहीं होती है, किसी भी संगठन से ताल्लुक रखे आप कीजिए ना कार्रवाई। भीड़ किसी के साथ नहीं होती है, भीड़ और भेड़ में कोई फर्क नहीं है। अगर यही बात आप कहेंगे भीड़ और भेड़ में कोई फर्क नहीं है, फिर तो आप पनाह दे रहे हैं ना वहां पर दंगाइयों को। बयानबाजी जो हो रही है, जो भारतीय जनता पार्टी, अरे भारतीय आपका सांसद बोल रहा है आंख निकालेंगे, आपके सांसद है बापी हल्दर, संपत्ति पर नजर डाली तो आंख निकालेंगे, ये कोई भाषा होती है? तालिबान का राज चल रहा है हिंदुस्तान के भीतर। पश्चिम बंगाल में इस तरह का सांसद भाषा बोलेगा आंख निकाल लेंगे? किसकी आंख निकालेंगे? व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अरे सांसद है वो, चुने हुए सांसद है। याद है अर्जुन सिंह ने क्या कहा कल? आप उसके बयान पर डिबेट नहीं करेंगी? अरे अर्जुन सिंह के बयान पर कर लेंगे, अर्जुन सिंह के बयान पर बिल्कुल कर लेंगे।
राज्य सरकार आपकी है, राज्य सरकार आपकी है, इस वजह से आपसे सवाल पूछा जा रहा है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी। वारिस पठान जी, मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। मुसलमानों को दबाने की बात कर रहे हैं, अगर कोई हिंदू नेता और उसके जवाब में अगर कोई मुसलमान नेता जवाब दे रहा है, आप दोनों बयान को दिखाइए। आप एक बयान दिखा रहे हैं। अरे आपकी राज्य सरकार है ना, जो भी भड़काऊ बयान दे पकड़िए ना उसको, लीजिए हिरासत में डालिए जेल के भीतर। किसने मना किया है जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे हैं? आपका जो ये प्री प्लान्ड सिद्दीकुल्लाह चौधरी को उठाकर देख लीजिए, आपकी बापी हल्दर हो, सब एक तरह की जुबान बोल रहे हैं, या फिर अर्जुन सिंह हो, करिए इनको हिरासत में लीजिए, डालिए इनको जेल के भीतर, या डालिए कड़ी कार्रवाई कीजिए। आप इस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में पैदा करके रखे हुए लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। एक बार वारिस पठान जी की टिप्पणी ले लेती हूं। ठीक है वारिस पठान जी, आप लोग भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन बंगाल से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उपद्रवी या फिर वक्फ बिल का विरोध करने वाले इस तरह के नहीं हो सकते हैं। ये तो गुंडागर्दी है, सीधे सड़क पर उतरकर। इसकी आड़ में कौन इस तरह से उपद्रव कर रहा है? देखिए चित्रा जी, विरोध करना, प्रोटेस्ट करना संवैधानिक अधिकार है, मगर साइलेंट प्रोटेस्ट हो, ये संविधान बोलता है कि अगर आप सरकार की किसी नीति से नाखुश हो तो आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर वायलेंस नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए। और हम तो हमेशा से वायलेंस का कंडेम किए थे, करते रहेंगे। हिंसा किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन मैंने भी किया था, मैं भी जुम्मा के दिन मस्जिद के बाहर हम लोग कर रहे थे वक्फ के जो बिल आया है असंवैधानिक, उसके खिलाफ। मगर हमको तो महाराष्ट्र में मुंबई की पुलिस ने सीधा सबको उठा के एक साथ गाड़ी में डाल के पुलिस स्टेशन पे लेके चला गया। हमको 2-3 घंटे के बाद में सबको छोड़ दिया। तो प्रदर्शन, अब ये प्रदर्शन जो हो रहा है वेस्ट बंगाल में हो रहा है, नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो सरकार है ममता दीदी की है वो नहीं, अभी पब्लिक के अंदर एक आक्रोश है। अब वो आक्रोश क्यों है कि मोदी जी ने जो बिल लाए पूरा संवैधानिक बिल है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी क्या बोला, प्रदर्शन किए लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, किसी को आगजनी करने का कहीं पर भी उन्होंने नहीं बोला। अभी अगर बिल इस तरह से लाएंगे मोदी जी, जिसको 14, 25, 26, 29 का टोटल वायलेशन है, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी गए, लोग रास्ते पे भी उतरे। तो खंडन करता हूं मैं कि प्रदर्शन नहीं हो रहा। मोदी जी ने क्या कहा कि भाई ये वक्फ की अगर जमीन ये होती तो मुसलमान पंचर नहीं बनाता। अभी आरोप प्रति आरोप के अंदर नुकसान किसका हो रहा है चित्रा जी? देश के मुसलमान का नुकसान हो रहा है, भारत के मुसलमान का नुकसान हो रहा है। अभी तो सही बात है कि सच्चर कमेटी, महमूद रहमान कमेटी का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का, कि मुसलमान देश का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको आरक्षण भी मिलना चाहिए। अब अगर मोदी जी को इतनी मुसलमानों की फिक्र है तो मैं उनको याद दिलाऊंगा, महाराष्ट्र के अंदर तो उनकी सरकार, महाराष्ट्र की उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में दे दो। आप नहीं देते, क्यों नहीं देते भाई? फिर आप बोलते हो कि पंक्चर बनाएगा। आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, आपने तो नहीं दिया। 15 लाख अकाउंट में आएगा, नहीं आएगा। आज अगर आप युवाओं को रोजगार दे देते तो हमारे हिंदू भाई का भी फायदा हो जाता। आप हमारे 9.5 लाख एकड़ वक्फ की जमीन गिन रहे हो, मगर 4 राज्य का अगर आपको गिना दूं ना, तमिलनाडु, आंध्रा, साउथ की, तो 14.5 लाख एकड़ की जमीन है हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास। अगर वो निकाल दिए तो हमारे हिंदू भाई, हिंदू युवा को रोजगार मिलता। नहीं रोजगार मिला तो क्या कर रहा है? कुछ तो 2 रुपए के टूटर के ट्रोलर बन गए, कुछ बेचारे हथौड़ा फावड़ा लेकर कबर खोदने के लिए निकल पड़े हैं, कुछ बेचारे तलवार लहराते हुए रास्ते पे निकल पड़े, जीएसआर के नारे लगाते हुए। आपने उनको रोजगार दिया होता, इतनी सारी वक्फ की जमीन है आपके पास, तो आज ये नौबत नहीं आती ना। तो मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। मुसलमानों के प्रति इतनी मोहब्बत क्यों दिखा रहे हो? अचानक से क्या होगा? मोदी जी जिनको मुसलमानों के 2 मिनट की आजाद से 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं, 10 सेकंड मुस्लिम बहुल इलाके से मैं मुर्शिदाबाद की जो हुआ है इस सवाल पर भी आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का बहुत बुरा हो रहा है, उधर हिंदू को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। तो ये हिंदू मुसलमान इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा तो बंगाल में ही हो रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से किया जा रहा है। न वहां पर मुसलमान सुरक्षित है, न वहां पर हिंदू सुरक्षित है। सुनिए, अच्छा नहीं सुनिए चित्रा जी, हिंसा का मैं कंडेम कर रहा हूं। जिनकी जान चले गई गलत है, नहीं होना चाहिए हिंसा। किसी को कायदा कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं, मगर पुलिस प्रशासन है, ममता दीदी की सरकार है। अब देखिए कि उन लोग क्या करने का, उनका प्रवक्ता भी आपके बैठा है, वो बताएगा। अब मैं तो पूरे पिक्चर की बात कर रहा हूँ ना वक्फ के ऊपर। हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तो कहा प्रदर्शन करो। अब यहाँ पर मैं बता रहा था, आपने बीच में मुझे रोक दिया कि बीजेपी को मुसलमानों से बहुत प्रेम हो गया है। अभी जैसा प्रवक्ता ने कहा बीजेपी के सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं मोदी जी, अरे झूठ बोल रहे हैं आप लोग। अब मुसलमान की
कि 2 मिनट की अजान से आपको नफरत है, 10 मिनट रास्ते पे अगर मुसलमान ने नमाज पढ़ लिया वो नफरत, आप उसका पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, 2 लाख का बॉन्ड पढ़ देंगे और आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो। हिजाब से नफरत, खाने पीने से नफरत, रास्ते पे नमाज से नफरत, अजान से नफरत, और किस बुनियाद के ऊपर आप मुसलमानों के हित की बात करो? ये वक्फ अमेंडमेंट लाके ये तो आपने मुसलमानों को फंसा दिया। तो वक्फ को संभालने के लिए नहीं, वक्फ को बर्बाद करने के लिए बीजेपी ने साजिश रची और अपने बहुमूल्य बल के बुनियाद के ऊपर ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आया है। और हम चाहते हैं कि मोदी जी गौर करें और ये बिल को वापस ले। बिल को वापस लेना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा मुसलमानों की जमीनों को हड़प कर लेगा, ये वक्फ को बर्बाद कर देगा और ये देश को अराजकता की तरफ लेकिन उसके पहले वजाहत काज़मी जी आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक चलता टिप्पणी जल्दी से उनकी मैं ले लेती हूँ। वजाहत काज़मी जी कैसे समझाएंगे? मोदी जी कह रहे हैं कि पंक्चर नहीं बनाते बच्चे, अगर वक्फ कानून को लेकर सरकारें अच्छा काम की होती, अब गरीब मुसलमानों का फायदा होगा, कैसे समझाएंगे? और जो आरोप वारिस पठान जी की ओर से लगाए गए हैं, क्या वो सही हैं? देखिए चित्रा जी, मैं पिछले आधे घंटे से बराबर सुन रहा हूँ। मैंने आज आपकी डिबेट में देखा है कि वो भी मातम कर रहे हैं जो 40-45 साल देश में हुकूमत कर रहे थे, और उन्हीं की सरकार में राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और उस कमेटी की रिपोर्ट ने मुसलमानों को आईना दिखाया कि तुम्हारी हालत किसी भी मैदान में वो दलितों से ज्यादा बदतर है। आज वो भी मैं देख रहा हूँ आपकी डिबेट में मातम कर रहे हैं। और ये जितने मुस्लिम संगठन आपकी टीवी पर बैठते हैं ना कंडेम करने के लिए, अगर इनसे कोई पूछने वाला हो कि ये जहर हमारे 5 साल के बच्चों से लेकर 17 साल के बूढ़ों तक, QR कोड से लेकर के मेल कराने तक, हमारी माता बहनों तक के अंदर जहर किसने घोला है? ये मुस्लिम संगठनों ने घोला है कि तुम्हारी मस्जिदें छिन गई, तुम्हारे कब्रिस्तान छिन गए और तुम्हारे वजूद की लड़ाई है। और फिर मैं ये खुद ही इस बात को मान रहे हैं कि जब भीड़ इकट्ठी होती है तो वो भीड़ तंत्र में बदल जाती है, वो किसी की नहीं होती। तो फिर ये धरने प्रदर्शन की बात क्यों कर रहे हैं? ये कुर्बानी देने लेने की बात क्यों कर रहे हैं? ये लहू लुहान करने की बात क्यों कर रहे हैं? देश को ये शाहीन बाग बनाने की क्यों बात कर रहे हैं? और आज इनको मोदी जी की बात बुरी लग रही है, क्योंकि मोदी जी में ये अब तक ये जितनी भी मुस्लिम पॉलिटिकल संगठन है, चाहे वो जमीयत हो, ये पर्सनल बोर्ड हो, या मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे ये पतंग वाले हों और चाहे वो राजद वाले हों, अब तक ये क्या करते हैं? अशरफ मुसलमान को अपनी गोद में बिठाते रहे। अशरफ मुसलमान को अपनी गोद में बिठाते रहे, और ओबीसी का जो मुसलमान था, पसमानदा जो मुसलमान था, वो बेचारा पिछली सफ में खड़ा हुआ था। आज मोदी जी अगर पसमानदा मुसलमान को पुकार रहे हैं, पसमानदा मुसलमान के लिए कुछ करना चाहते हैं, नौजवान मुसलमान को जगा रहे हैं, तो इनको तकलीफ क्या है? इनको मातम करने का हक नहीं है। इन्होंने देश की आजादी से और अब तक 40 से 45 साल तक सरकार की है, इस देश में सरकार चलाई है, तो मातम का हक नहीं है इनको। और ये अपने 45 सालों का हिसाब दे, 11 सालों का हिसाब ना मांगे। तो इसलिए मोदी जी पसमानदा को आगे बढ़ा रहे हैं। वारिस पठान जी ने जो बातें कही हैं उस पर क्यों लगता है आपको कि वो मातम कर रहे हैं इस पर बेफजूल का? नहीं, आप खुद देखिए ना, आप मस्जिद में जुमा पढ़ के निकलेंगी, आप देखेंगी तो 5 साल का बच्चा QR कोड लेकर के खड़ा हुआ है, प्ले कार्ड। उसको 5 साल के बच्चे के मन में आपने ये कैसे जगाया कि तेरी मस्जिद छिन गई है? तो वो बच्चा जवान होकर के कौन सी प्यार मोहब्बत की बातें करेगा? जो माँ बहनें घरों में सिर्फ चूल्हे तक महदूद थी, उनको बाहर की दुनिया नहीं पता। उनको आज ये जो बंगाल में जो कुछ हो रहा है ना, इसकी पॉलिटिकल और विपक्ष जितने भी मिल गए हैं, सब इन्होंने भड़काया है, इन्होंने जज्बात दिए हैं उनको, इन्होंने जुनून दिया है, मजहबी जुनून दिया है। वरना अगर वक्फ की हकीकत ये जानना चाहते हैं तो बताएं कि 70 सालों में किसी मुसलमान को वक्फ से कोई फायदा हुआ है? और ये चालाक लोग हैं, ये जानते हैं कि वक्फ के नाम पर मुसलमान नहीं आएगा, उसके बावजूद इन्होंने मस्जिद के नाम पर, कब्रिस्तान के नाम पर, दरगाह के नाम पर, खानका के नाम पर उसको भड़का करके आज बंगाल जल रहा है। तो ममता क्या कर रही है? बैठी हुई तमाशा देख रही है। आज उनके MP डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, पर्सनल बोर्ड के प्रवक्ता धमका रहे हैं, MIM के प्रवक्ता धमका रहे हैं, शाहीन बाग बनाने की बात हो रही, कुर्बानी देने और लेने की बात हो रही है। तो मैं इनसे पूछता हूँ, ये देश का माहौल बिगाड़ा किसने है? ये देश को और राष्ट्र को नुकसान पहुंचाना क्यों चाहते हैं? जबकि NDA की सरकार बहुमत होने के बावजूद भी JPC का गठन कर इनसे इनकी बात को सुना है और सुनकर के इनको तसल्ली की है। वक्फ बाय यूजर से लेकर के गैर मुस्लिम सदस्यों तक एक एक बात का जवाब श्री अमित शाह जी ने भी पार्लियामेंट में दिया है। लेकिन मैं देख रहा हूँ उसके बावजूद ये वो लोग हैं जो सोए हुए नहीं है, ये जागे हुए हैं, इनको जगाया नहीं जा सकता, इनको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता। ये मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज और मुस्लिम पॉलिटिकल संगठन है, कांग्रेस से लेकर के समाजवादी तक हर किसी की दौड़ है कि मुसलमान किसके साथ खड़ा होगा और हम किसके साथ खड़े होंगे।
और उसका रिजल्ट ये निकला कि इन्होंने मुसलमान के अंदर एक जज्बात भर दिया, मजहब के नाम पर भर दिया। मुसलमान वारिस पठान जी, उन्होंने बड़ी बात कही है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर तो मुसलमान इकट्ठा होता नहीं, फिर आप लोगों ने डरा दिया कि आपकी जो मस्जिदें हैं उन पर कब्जा कर लेगी सरकार। इस वजह से अब मुसलमानों की भावनाओं को भड़काकर आप लोग पॉलिटिकल फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वजाहत काज़मी। जवाब दीजिए इस पर। झूठ बोल रहे हैं, गलत अफवाह फैला रहे हैं, भरम फैला रहे हैं। इनको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा, इनको ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह की अदालत में बात सुनिए मेरी। तो ये बिल लाया हुआ है ना, ये प्योर आर्टिकल 14, आर्टिकल 24, 25, 26 का ग्रॉस वायलेशन है। सबने समझाया, पार्लियामेंट में भी समझाया। जेपीसी के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट खुद उसके मेंबर थे। डिसेंट नोट डाला, आधी नोट गायब कर दी थी आपने। डिसेंट नोट में सब बताया था कि क्यों ये खराब है, क्यों मस्जिदें छीन जाएगी। और क्या हुआ, आपने जब पार्लियामेंट के अंदर चर्चा चालू थी, अचानक से 3D का डाल दिया आपने। 3D का एएसआई जो प्रोटेक्टेड, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। 3D डाल के, ठीक है, आपको झूठ फैलाना है। चित्रा जी देखिए ऐसा नहीं होता, मैं तो शराफत के साथ बैठा। काज़मी साहब, आप उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लेते हैं। सुनिए, पहले मेरी बात सुनो फिर जवाब दो। सब कुछ क्लियर कर चुकी है। पहला मेरी बात सुनो, उसके बाद झूठ फैलाओ। हाँ ठीक है, हाँ आपको मोदी की चटुकारिता करना है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे तुमसे बड़ा चाटुकार कौन है? अब मैं फिर आ जाऊंगा अपने पे, फिर आ जाऊंगा, फिर बोलूंगा दलालबाजी, फिर बोलना नहीं मेरे को। आरएसएस के दलाल, आरएसएस के दलाल, तुम लोग खामोश बैठो, चुपचाप बैठो, खामोश बैठो, चुपचाप बैठो। 1 इंच खाने नहीं देंगे तुमको, 1 इंच खाने नहीं देंगे। काश्मीर तेरे को जमीन याद रखना, ये वाली बात। छोटे बच्चों में नफरत भरती है। अरे जिन्ना को तो मोहब्बत, अरे जिन्ना को मुसलमान से मोहब्बत दिखा रहे हो, अरे जिन्ना में फर्क क्या है? रात दिन जिन्ना, पाकिस्तान जिन्ना। अरे शर्म करो, पानी वहां गए, पानी का कटोरा पड़ा है तो उस पर डुबकी मार के मर जाओ। अरे चुल्लू पर डुबकी मार के मर जाओ। मजहब के नाम पर देश नहीं अबे 2 रुपए की लालच के लिए पूरे कौम का सौदेबाज करने वाले सौदेबाजों, ये सब बकवास, ये सब बकवास अपने तक रखो, ये सब बकवास अपने तक रखो, माफ नहीं करेगा। ये सब बकवास अपने तक रखो, कौम को गुमराह मत करो। देश का दोबारा मजहब के नाम पर जब बड़े बात कर रहे हो, बीच में बच्चे पटर पटर नहीं करते, तभी सिखाना पड़ेगा। जैसे बड़ों की जरूरत नहीं, बड़े बात देश में आग लगा दी हो, नहीं करने का तभी सिखाओ। कितनी बार सीखो? ये बदतमीजी, तेरे ऐसे बदतमीजी तुम्हारी फितरत है, ये बदतमीजी तुम्हारी फितरत है। तुम 1 by 1 मेरे से बात नहीं कर सकते। तुम तर्कों के साथ, कानून के साथ तुम मेरे से बात नहीं कर सकते। बदतमीजी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो, बदतमीजी कर सकते हो वो तुम कर रहे हो। अरे बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का फिर क्या होगा? बदतमीजी पे हम आ गए तो तुम जैसे गद्दारों का क्या होगा? मुंह छुपाते फिर रहे हो एरिया में, तुम्हारे एरिया में मुंह छुपाते हो। जैसे बदमाश बहुत मिलते हैं, टपोरी है, टपोरी भाई तुम जैसे टपोरी बहुत मिलते हैं, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आरएसएस के राष्ट्र को मजबूत करो, राष्ट्र के लिए लड़ो, तेरे से बड़ा टपोरी मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। व्यक्तिगत कमेंट करने से क्या हासिल होगा? मुद्दे पर रहते हैं कि वक्त संशोधन बिल फायदे के लिए है या फिर नुकसान के लिए। मजा नहीं आएगा। ठीक है सर, अब टपोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कोई भी एक दूसरे के लिए नहीं करेगा। मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं। पुरोहित जी कोई वीडियो दिखा रहे हैं, प्रवक्ता के सामने 2 रुपए के टपोरी को आप बुलाओगे, उसको मजा नहीं आएगा। ऐसा आप उसको बोलने से रोका क्यों नहीं? चित्रा जी चलिए बताइए, आपको क्या है? मैंने पहले रोका था, आप सुन नहीं पाए। आप लगातार बोल रहे थे वारिस साहब, आप लगातार बोल रहे थे, मैंने उनको रोका था। पत्रकारिता करो, आरएसएस के प्रचारक की तरह बात मत करो। चित्रा जी तूने रोका, आप आवाज बंद करके भगाओ ना, आवाज बंद करो, भगाओ उसको। आरएसएस की प्रचारक बनके पत्रकारिता करना छोड़ दो चित्रा जी, मैं आपको बोल रहा हूँ। ये बहुत सही बात है, लोगों को भड़काइए आप। मस्जिद के नाम पर भीड़ इकट्ठा करके छोटे छोटे मासूम बच्चों के भीतर जहर भरिए आप, और अगर यहाँ पर आपके खिलाफ कोई आवाज उठा ले तो उसको टपोरी और न जाने गद्दार किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। आपने भी किस तरह का बयान दिया था ना एक बार, वो भी मैं सुनाना नहीं चाहती। मिस्टर वारिस पठान जी, एक सेकंड सर, ये सर्टिफिकेट देना छोड़ दीजिए। आप होंगे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी पार्टी के, यहाँ पर मुझे धमकी मत दीजिए, और आपकी धमकी का असर यहाँ पर नहीं होगा। वारिस भाई प्लीज आराम से, जुबान नीचे करके आराम से। आप वजाहत काज़मी के साथ जिस भी जुबान में बात कीजिए, आप मेरे साथ बिल्कुल तमीज से बात करेंगे, और मैं उतना ही आपको बर्दाश्त करूंगी जितना मुझसे बर्दाश्त होगा, ठीक है ना? मुद्दे पर आरएसएस के नाम का इतना फोबिया हो गया है ना आप लोगों को। सर इस बीमारी से निकलिए, इस बीमारी से निकलिए, इस बीमारी से निकलिए। ठीक है सर, हो गई, कोई बकवास की बातें नहीं कर रही हूँ मैं, कोई बकवास की बातें नहीं कर रही हूँ। कभी आइए जर्नलिस्ट बन के बात करिए। वारिस पठान जी, जर्नलिस्ट नहीं हूँ और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है मुझे। बन के बात करिए, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है वारिस पठान जी, ठीक है? मुद्दे पर रहते हैं। एक अगर कोई मुस्लिम
अगर एक कोई मुस्लिम चेहरा इस्लामिक स्कॉलर आकर अगर अपनी बातें कहने लगे तो वारिस पठान जी आप उसको गद्दार बताते हैं अपने कौम का। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अगर इतनी ही लोकतंत्र की बात करते हैं तो आपको बर्दाश्त करनी चाहिए वजाहत काज़मी की बातों को। आपको इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अगर वो बता रहे हैं कि छोटे मासूम बच्चों को, ये कौन लोग हैं जो आगजनी कर रहे हैं वक्त के नाम पर, ये एक ही समुदाय के हैं वारिस पठान जी, और आप जैसे लोगों की वजह से ही वो सड़क पर उतरकर इस तरह की स्थिति पैदा किए हुए हैं। वजाहत काज़मी ने अगर अपनी बात रख दी, आपके भीतर इतना धैर्य नहीं है, इतना धैर्य नहीं है कि आप उनकी बातों को बर्दाश्त कर सके। ये कौन सी भाषा है आरएसएस के दलाल? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? आप किसकी दलाली कर रहे हैं? तमीज से बात कीजिए। मेरे लिए विंडो में आप जितने इम्पोर्टेंट हैं वजाहत काज़मी उतने इम्पोर्टेंट है। प्लीज सर बाज आइए इससे, बाज आइए। ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपके विरोध में कोई अपनी भाषा बोले तो वो दलाल हो जाता है आरएसएस का। आप किसके दलाल हैं? अगर वो पलट कर पूछे तो ये कोई भाषा होती है? ये कोई भाषा होती है? ये कोई भाषा होती है? प्लीज हो गई। सर्टिफिकेट देना छोड़िए, सर्टिफिकेट देना छोड़िए, सर्टिफिकेट देना छोड़िए आप, ठीक है सर। और आरएसएस के बारे में भी थोड़ी इज्जत कर लीजिए। आरएसएस एक बड़ा संगठन है जिसमें बहुत सारे लोग पर्दे के सामने आए बिना देश के लिए सेवा करते हैं। तमीज होनी चाहिए आरएसएस के बारे में बात करने की। राकेश सिन्हा जी वो आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं संविधान का, वो कह रहे हैं कि संविधान के बहुत सारे आर्टिकल का, उसके बाद के शर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास, संविधान के आर्टिकल का मखौल उड़ा रही है सरकार, जल्दी से उसके बाद के शर्मा जी आ रही हूँ मैं आपके पास। ठीक है सर, वारिस पठान जी दोनों लोग बोल रहे हैं नीचे, ठीक है सर, विंडो में बनी रहिएगा। सुनेंगे बराबर, फिर अगर बोलेंगे तो जवाब सुनने की ताकत रखो। रखो। बहुत बोल चुके हैं वैसे सुनके जाता नहीं वारिस पठान, सुना के जाता है हमेशा। हाँ वारिस जी आपको इसीलिए बुलाया गया, सुना आप बोलेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे नहीं, बोलेंगे। सिन्हा जी को बोलने नहीं मेरे बीच में कोई बोलेगा तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल सर। बदतमीजी करेगा डबल करूंगा, ट्रिपल करूंगा। आप इसीलिए जाने ही जाते हैं, इससे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। थोड़ी देर विंडो में बने रहिए। राकेश जी, राकेश जी बिल्कुल जानते हैं ना, बस ये अच्छी बात है, आप मेरे को जानते हो, ये अच्छी बात है आपके लिए, और ये ऐसे टपोरी लोग के लिए देखो देखो जोकर, प्लीज सर ये क्या है जोकर आरएसएस का दलाल हंस रहा है। राकेश सिन्हा बोलूंगा, खामोश बैठ, काज़मी तो बोलते जाओ। अरे वो तो बोल ही नहीं रहे हैं, काज़मी साहब तो बोल ही नहीं रहे, राकेश सिन्हा जी को बोलने दीजिए भाई। राकेश जी प्लीज अपनी बात को आगे बढ़ाइए। देखिए वारिस पठान भूल जा रहे हैं कि ये पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं, भारत का टीवी चैनल है। ये पाकिस्तान में जिस तरह से टीवी चैनल में आप करते हैं वो काम यहाँ मत कीजिए। आपको अगर एंकर से और किसी पैनलिस्ट से समस्या तो आप तर्कों से जवाब दीजिए, आप गालियां बिरयानी खा के आओ, नवाज शरीफ के यहाँ जाके आओ। वारिस पठान और आपके आप अगर कोई मैं जो राकेश सिन्हा छोड़ूंगा नहीं उसको। पहला सवाल है, पहला सवाल है, आप सुन लीजिए, मैं तुम ताम की भाषा नहीं जानता हूं। आप मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं और सम्मानित तरीके से बात कीजिए। या सम्मानित तरीके से बात करने के लिए हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। आप एक सवाल का जवाब दीजिए, इस वक्फ कानून के किस प्रावधान से, मैं अंडर कोट पूछ रहा हूं, किस प्रावधान से भारत की सरकार किसी मस्जिद, किसी कब्रगाह को अपने हिस्से में ले लेगी? किस प्रावधान से भारत के गरीब मुसलमान, सुनिए, यानी अच्छा अरजाल, आपने सवाल किया, अल्जब को क्षति होगी। दूसरा पहले सुन लीजिए, दूसरा आप जवाब सुनिए ना। अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। और आपकी पार्टी में आप ओवैसी आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता के भाई ने ही कहा था हैदराबाद में 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो फिर हम दिखा देंगे। आज वही तो बंगाल में हो रहा है, और बंगाल में आपकी पार्टी के नेता ने ईडन गार्डन को उसकी प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। इन सवाल का जवाब आप दीजिए। अच्छा, आप सवाल किया है, आपने जवाब तो सुनो। राकेश सिन्हा साहब, आप तो सीनियर आदमी हो, वरिष्ठ आदमी हो, मैं आपकी इज्जत करता हूं, जरा सुनिए मेरी सवाल। आपने दो बात करी यहाँ पे। एक स्पीच मैं आपको भेजता हूं जिसके अंदर आपके नेता ने कहा मस्जिद में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। आपके मुंह में दही जम गया था, खामोश बैठे थे, मुसलमानों को मस्जिद में घुस घुस के मारेंगे। और 15 मिनट के लिए तो आपको मालूम है ना, केस लड़ा, बाइज्जत बरी हो गए। अब इनको कब जेल में डालेंगे? हाँ, देश के गद्दारों को डैश डैश डैश, किसने बोला था? ये सारी बातें जाएंगे पुरानी। आपने सवाल किया कि किस चीज से हमको तकलीफ है। अरे 3D जो डाला है ना आपने पार्लियामेंट में चर्चा के वक्त, वो क्या करता है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, उसके बाद क्या हो गया?
योगी जी ने फौरन दूसरे दिन सुबह में 6 बजे सारे डीएम को बुला लिया, जाओ कितनी मस्जिद ऐसी है उसका सर्वे करके आओ। और क्या क्या संभल के अंदर एएसआई गया, वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ था ग्रीन उसको हटा के ब्लू कर दिया, संभल की जामा मस्जिद को जुमा मस्जिद कर दिया। मैं प्रावधान 16 तारीख को प्रधान जी वो आपसे वक्त पर सवाल पूछ रहे हैं, प्रावधान पे नहीं, अभी वक्त पर रहिए ना, वक्त पर रहिए वारिस पठान जी, वक्त पर रहिए। और वारिस पठान जी, आप ही का सीए के खिलाफ रैली में बयान है कि समय आ गया है हम एकजुट हो जाएं और आजादी लें। याद रखिए हम 15 करोड़ ही 100 करोड़ लोगों पर भारी हैं। इस तरह का बयान वारिस पठान आप ही देते रहे, तो आपकी जो अब तक की पॉलिटिक्स रही है उसको जानते हैं हम लोग अच्छे तरीके से, लेकिन वक्त पर उन्होंने सवाल पूछा है, उस पर जवाब दे दीजिए प्लीज। देखिए मेरी प्रावधान बताइए, क्योंकि शर्मा जी भी बोलना चाह रहे हैं वक्त के प्रावधानों पर। देखिए मेरी पॉलिटिक्स, अच्छा सुनिए जी, मेरी पॉलिटिक्स पब्लिक जानती है, आपकी पत्रकारिता को भी पब्लिक जान गई है। आप एक एंकर बन के सवाल करिए, वारिस पठान प्यार से आपको जवाब देगा। आप अगर बीजेपी के प्रवक्ता बन के बात करेंगे चित्रा जी, तो जवाब फिर वैसा ही मिलेगा आपको। जवाब देने से हम लोग पीछे नहीं हटते, डरते नहीं है। अब इन्हें प्रावधान पूछा, मैंने प्रावधान बताया, आर्टिकल 14 का वायलेशन इनको बताता हूं मैं। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में आप किसी मुसलमान को रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो मुसलमान की हमारा जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रैक्टिस करने का है उसमें आप कैसे डालेंगे? डीएम, कलेक्टर, हिंदू कैसे डाल सकते हैं आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड, सिख एंडोमेंट बोर्ड, क्रिश्चियन बोर्ड, किधर पे भी आप मुसलमान को नहीं रख सकते। क्या ये वायलेशन नहीं है इक्वालिटी का? हाँ, आर्टिकल 26 राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है मेरा, उसका वायलेशन नहीं है। आप इतने सारे इसके अंदर 44 जो अमेंडमेंट लाई है, वो सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि तमाम के तमाम अमेंडमेंट से गलत ये है कि ये हमारी जमीन, देश की जनता को दिग्भ्रमित मत कीजिए। तो प्रावधान नहीं तो क्या है? अरे सारे के सारे प्रावधान 44 जो अमेंडमेंट है उससे तकलीफ है, वो नियत ये समानता है कि आप हमारी गया है मामला, तो कौन बता देगा कि संविधान का किस प्रावधान का उल्लंघन है, किस प्रावधान का नहीं है? 20 से ज्यादा याचिकाएं देश के सर्वोच्च अदालत की दहलीज पर हैं। कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। क्यों नहीं होगा परिवर्तन? तो कर रहे। ये 3D का आपको दिखाया कम है, 14 दिखाया कम है, 26 दिखाया कम है। अब आप हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को, चित्रा जी, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड को कोई भी कर सकता है। मुसलमान वक्फ बोर्ड के अंदर जो मुसलमान करेगा 15% उसको 5 साल दिखाना पड़ेगा कि 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान है। वो कहां से लाएंगे आप? पाकिस्तानी क्या क्राइटेरिया है? सुनो, राकेश सिन्हा जी आप समझदार मत बनाइए। अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान का नाम लेते हैं लोग। अरे पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत है। हाँ, भारत है। मैं मेरे भारत की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान बना देना आप चले जाओ पाकिस्तान। भारत को इराक, ईरान बना देना चाहते हैं। भारत को ट्यूनीशिया बना देना चाहते हैं। अच्छा। आप सीखना है तो बनाना चाह रहा है, सीखना तो अल्बानिया से सीखिए, सीखना तो टर्की से सीखिए। आप बनाना चाहते हैं। अरे सीखता मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से। वो संविधान ने मुझे इजाजत दिया है बोलने की। मैं सीखता हूँ सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान से। सड़कों पर बाबा साहब अम्बेडकर ने निकाल दी है, बोलने की आजादी दी है, बदजुबानी करने की आजादी नहीं दी है। के शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट कैसे समझाएंगे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को? वारिस पठान जी को आपको समझाना पड़े, कैसे समझाएंगे? वो तो मानने को तैयार नहीं है, वो तो इसको पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। के शर्मा जी देखिए, ऐसा है, सीए का मामला था चित्रा जी, तब भी ये लोग इसी तरह के हल्ला, झूठ, प्रोपोगंडा फैलाए कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, नागरिकता चली जाएगी, और दंगा तक करवाया, लेकिन किसी की नागरिकता गई क्या? आज उस पर कोई बात नहीं है। ट्रिपल तलाक पे कहा कि युवाओं को जेल पे डाल देंगे, जेल पे डाल देंगे। ट्रिपल तलाक कानून लागू हो गया, आज तक किसी को कुछ अन्याय हुआ क्या? ये क्यों प्रोपोगंडा भड़काना, यही इनकी राजनीति। ओवैसी कर क्या सकते? ओवैसी की राजनीति यही है। इतने सदन में बैठ के आर्टिकल गिनाते हैं, एक केस लड़ने नहीं जाते। पता नहीं कहाँ के बैरिस्टर कहाँ से डिग्री लिए, मुझे तो समझ नहीं आता। ट्रिपल तलाक को बताया कानून का विरोध है, अरे लड़ लिए होते केस। आप जाकर कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट के जज निर्णय दे रहे हैं और आप बाहर बैठ के आर्टिकल का जो है खंडन बता रहे हैं। अभी यहाँ पर एक ज्ञानी पुरुष बैठे वो बता रहे चित्रा जी, केरला हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने बैठ के अपनी ऑब्जर्वेशन दिया है कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं है। ये उनका ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानना है। इनको तो रोड पे चिल्लाना है, सड़क छाप राजनीति करनी है, सड़क छाप लोगों को भड़काना है, तो वही राजनीति करेंगे ना। इससे ज्यादा क्या ये कर सकते?
अभी आप सोचिए, कह रहे हमारा अधिकार है, हम तो कुछ भी बोलेंगे साहब, ये तो फिलिस्तीन का जय बोलते हैं। कौन उतरा था सड़क पे 2 दिन पहले? आगरा की नारा सड़क पे कौन लगाते हैं उतरा इनके था? नेता। सबने भारत देखा ना, माता, तलवार, भारत बंदूक, माता का, डंडा, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने पर ये पूछते हैं इनके नेता। भैया चुप रहो, मैंने बीच में नहीं बोला भाई। काहे को लिए आप बोलो ना, हमको क्या है? आप बोलो हमको क्या है? भारत इल्जाम लगाएंगे, भारत माता की इल्जाम लगाएंगे, बोलूंगा। आप चुप, भारत माता की जय। चित्रा जी सुनिए, भारत, हाँ भैया आप तो नंगे हो, नंगे की बात करोगे, नंगों की भाषा है आपके पास, नंगा ही करना है जल्दी से आपके खत्म पास। कर बचा लीजिए, क्या? आप बोलो मैं प्लीज बार जल्दी से। चिल्लाऊंगा जब तर्क तथ्य नहीं होते ना साहब, तर्क तथ्य नहीं होते तो इसी तरह आप मालूम है, बात करो ना यार, काहे को मेरा मैं कह रहा हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय कहने पर ये कहते हैं कि किस संविधान में लिखा है कि भारत माता की जय बोलना है, लेकिन सदन में जो है फिलिस्तीन की जय के नारे लगाते हैं, यहाँ फिलिस्तीन का झंडा फहराते हैं। बिल्कुल, ये इनकी और भारत इसी के प्रति मानसिकता को इनकी बदले जाने की जरूरत है, लेकिन वो कब स्थिति बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, लेकिन आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करने का दिन है, उनके विचारों को अपनाने का दिन है। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। वक्फ कानून संविधान के तहत ही पूरी प्रक्रिया का पालन करके बनाया गया है। अगर कोई वक्फ कानून के विरोध में गैर कानूनी बात करता है तो वो संविधान के खिलाफ है। अगर कोई वक्फ कानून के नाम पर हिंसा भड़काता है तो वो संविधान को नहीं मानता। अगर कानून से आपका विरोध है, आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर सकते हैं, अदालत में इसका विरोध कर सकते हैं। 20 याचिकाएं डाली गई हैं, लेकिन वक्फ कानून के विरोध में हिंसा और दंगा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए, जिस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी खुद को अल्पसंख्यकों के अधिकारों का चैंपियन बताती है, यह बहुत अच्छी बात है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए, लेकिन मुर्शिदाबाद में जो लोग अल्पसंख्यक हैं, यानी कि जो हिंदू आबादी है, वो अपना घर छोड़कर दूसरे हिस्सों में पलायन कर रही है, उनकी भी रक्षा जरूरी है। ममता सरकार को ऐसी नौबत नहीं आने देनी चाहिए कि लोगों को अपना घर बार छोड़कर पलायन के लिए मजबूर होना पड़े। फिर बांग्लादेश में और पश्चिम बंगाल में क्या फर्क, क्या अंतर रह जाएगा? जब तक बंगाल में सरकार शक्ति नहीं दिखाएगी, तब तक वहां पर पूरी तरह से हिंसा रुकेगी नहीं और दंगाई इसी तरह से सड़क पर उतरकर उपद्रव करते रहेंगे। अब ये जो सियासत है पश्चिम बंगाल की, वो कहां पर जाकर होगी खत्म? और मामला जब कोर्ट में जा चुका है कई याचिकाओं के जरिए, तो फिर वक्फ कानून का इस तरह से हिंसा का सहारा लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हर एक खबर, जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।